फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अथॉरिटी। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये 2026-7 का सेशन का पेपर है। PT1 पीरियोडिक टेस्ट 1 साइंस क्लास 8th का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर्मिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड। ठीक है, कि एक एक्सप्लेनेशन के लिए ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को क्या बोलेंगे बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइपोथेसिस। ना ही लॉ होगा इसका आंसर, ना थ्योरी होगी और ना ही फैक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, हाइपोथेसिस। सो बी इज़ योर राइट आंसर, दैट इज़ हाइपोथेसिस। सेकंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो हमने पढ़ा है इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स। अब रूट नोड्यूल्स में किस में पाए जाते हैं, किसके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं बेटा, तो ये पीस के जो लेगुमिनेसी प्लांट होते हैं उनके रूट्स में पाए जाते हैं। तो राइजोबियम हो गया हमारा राइट आंसर। ये तो मिल्क का है, माइक्रोब्स का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये ब्रेड बनाने के लिए ये है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइजोबियम इज़ द राइट आंसर। विच इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। थर्ड क्वेश्चन इज़, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी नहीं है इसमें। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, TB कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया है, कॉलेरा है। तो बेटा ये तीनों ही TB कम्युनिकेबल है, मलेरिया कम्युनिकेबल है और कॉलरा कम्युनिकेबल है। तो हमारे क्वेश्चन पूछा नॉट अ कम्युनिकेबल, तो अस्थमा कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो अस्थमा इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज़ माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज़। कौन से माइक्रोब्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे बेटा, प्रोबायोटिक्स नहीं है, प्रोबायोटिक्स तो हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स भी हमारे लिए यूज़फुल है, एंटीसेप्टिक भी है, क्रीम होती है, ठीक है, मेडिसिन होती है, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। पर पैथोजन जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, ये माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, दैट इज़ पैथोजन। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है बेटा, क्या सिट्रस तो विटामिन सी का है, मीट का भी नहीं होगा। ठीक है, मिल्क भी नहीं होगा। तो विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है बेटा, सनलाइट इज़ द राइट आंसर। तो सेक्शन बी देखते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर है, 1 मार्क के हैं 4 क्वेश्चन हमारे। व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा, जब हम चेक करते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट थी या नहीं। ठीक है, तो हम जस्ट इसमें लिख देंगे अ टेस्ट डन टू चेक इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर क्या होगा इसका, अ टेस्ट डन to check if a hypothesis is correct। जो हमारी हाइपोथेसिस थी, ठीक है, वो करेक्ट है या नहीं, ये हो गया हमारा राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज एड्स। एड्स कौन कॉज करता है, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो वायरस दैट कॉज एड्स, तो होगा हमारा HIV। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब बेटा होता है कि जितने अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट चाहिए उतने अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। तो एक मल न्यूट्रिएंट बच्चा होता है तो वो वीक सा होगा, या मे बी उसका जो टमी एरिया है ओबेज हो, ठीक है, बाहर निकला हुआ हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अनइवन सी उनकी बॉडी होती है। तो मल न्यूट्रिएंट का आंसर क्या लिखेंगे हम, नॉट गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो राइट डाउन हियर, नॉट गेटिंग the right amount of nutrients। ये हो गया इसका आंसर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ नेम वन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करने के लिए मतलब लंबे समय तक रखने के लिए। अब लंबा समय मतलब फूड को थोड़ा टाइम के लिए डिपेंड करता है, फूड पका हुआ है फूड या कच्चा फूड है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो द क्वेश्चन आस्क्ड दैट नेम वन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो राइट डाउन हियर द मेथड इज़ रेफ्रिजरेशन। तो राइट हियर REF
RIGERATION. तो you can write down here what refrigeration. तो write here the method of food preservation by keeping food cold. ये हो गया, ठीक है, ओके. द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी. यहाँ पे बेटा 5 क्वेश्चन है हमारे, 2 मार्क्स के हैं, दैट कंटेन 10 मार्क्स. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट इन साइंस. गिव 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट. ओके, राइट हियर. तो क्या करते बेटा, ये हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और ये भी हेल्प करते हैं हमारी कि हम साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछ सकें, ठीक है. तो वी जस्ट राइट डाउन हियर द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज it helps us to identify a problem, PRO, okay, problem. Second is it helps us to ask scientific questions, ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ईस्ट हेल्प इन मेकिंग इडली. ओके, ये बेटा इसमें थर्ड क्वेश्चन भी यहीं पर है. पहले हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई इधर उधर, ठीक है. हाउ डू ईस्ट हेल्प इन मेकिंग इडली. तो क्या लिखेंगे, ईस्ट इन इडली या डोसा, हम कुछ भी कहते हैं कि इडली बनाने के लिए या डोसा बनाने के लिए या उत्तपम बनाने के लिए या ढोकला बनाने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका बस सबका एक ही आंसर होगा. ईस्ट क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बैटर को राइज करती है. राइज मतलब फुला देती है, फूल जाता है और उसको सॉफ्ट बना देती है. जैसा कि हम कहते हैं ना कि ढोकला बड़ा फ्लफ़ी है और इडली बड़ी फ्लफ़ी है, बड़ी सॉफ्ट है, ठीक है. तो ये क्यों होता है कि जैसे हमारे इडली है ना, इडली है या ढोकला है, कुछ उसमें छोटे छोटे से ऐसे होल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं. एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या है, इसी में यहाँ पे क्या है, CO2 है, ठीक है, CO2 है. यही CO2 क्या करता है, उस बैटर को, जो बैटर हमने रखा है फर्मेंट होने के लिए, वो बैटर को क्या कर देता है, राइज अप, मतलब उसको फुला देता है, स्वेल हो जाते हैं और वही उसको सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का, कि सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू ईस्ट हेल्प इन मेकिंग इडली. तो लिखेंगे ईस्ट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ईस्ट प्रोड्यूसेस CO2 gas which makes the batter rise, उसको ज़्यादा कर देगी, बढ़ा देगी, एंड सॉफ्ट मीन्स फ्लफ़ी बनाती है, ठीक है. तो हम ये लिखेंगे. द थर्ड क्वेश्चन इज़ राइट 2 ways टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, ठीक है. तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे बचने के लिए खुद को क्या कर सकते हैं. तो हम साफ़ सफाई रख सकते हैं, ठीक है, हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है, ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन, वॉश हैंड्स रेगुलरली, क्लीन क्लोथ्स पहन सकते हैं, नेल्स को साफ़ कर सकते हैं, कई चीज़ें होती हैं. 2 लिखना है. गेट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम. ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब किसी चीज़ की कमी से. तो डेफिशिएंसी जो वर्ड है बेटा, उस डेफिशिएंसी वर्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की कमी से जो डिजीज़ होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीज़ करते हैं. उनके 2 एग्जाम्पल देना है. तो पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है. तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखेंगे डिजीज़ेस कॉज्ड
ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ, लैक का मतलब कमी, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है स्कर्वी डिजीज़, रिकेट्स। तो स्कर्वी किस किस विटामिन की कमी से होता है, डेफिशिएंसी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, और रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। स्कर्वी लिखेंगे क्योंकि बस यहाँ पे डिजीजेस पूछा है तो हम बस डिजीजेस का नाम लिखेंगे, SCURVY स्कर्वी डिजीज़, एंड रिकेट्स RICKETS रिकेट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 क्या है बेटा, राइट 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई। 2 हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं फंजाई के, ठीक है, ये कैसे हमें हार्म कर रहा है। तो एक तो ये हमारा खाने को ख़राब कर दे रहा है, फ्रूट को भी ख़राब कर देता है, वेजिटेबल्स को भी ख़राब कर सकता है, और हमें डिजीज़ भी कॉज कर सकता है, जैसे खुजली हो जाती है, रिंगवर्म हो जाते हैं, ठीक है। रिंगवर्म कैसे होते हैं, जैसे हाथ पे पैचेस, ऐसे पैचेस हो जाएं और वहाँ से पानी पानी थोड़ा सा डिस्चार्ज होने लगता है। रिंगवर्म मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में ये अप्लाई, मतलब ये दिखते हैं हमारे हाथ पे या पैर पे, कहीं पे भी जहाँ पे हो जाते हैं वहाँ पे। तो हम इसको लिखेंगे, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ए क्या है इसका, स्पॉइल फूड लाइक ब्रेड एंड फ्रूट्स, स्पॉइल फूड लाइक ब्रेड एंड फ्रूट्स। बी क्या लिखेंगे, कॉज इन्फेक्शंस, कॉज इन्फेक्शंस, NS इन्फेक्शंस लाइक रिंगवर्म। रिंगवर्म क्या है बेटा, एक डिजीज़ है, ठीक है। रिंगवर्म इज़ अ डिजीज़, दिस इज़ अ डिजीज़, डिसईज़, ठीक है। आराम जब नहीं हो तो उसको डिसईज़ कहते हैं, ठीक है। आराम मतलब ईज़, डिस मतलब नहीं, आराम नहीं इसलिए मतलब डिसईज़। आते हैं बेटा सेक्शन डी पे, CBQ केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। केस क्या है बेटा, ड्यूरिंग समर रियाज फादर पुट लेफ्ट ओवर करी इन फ्रिज बट केप्ट मिल्क आउटसाइड, ठीक है। नेक्स्ट डे मिल्क वॉज स्पॉइल्ड, मतलब स्पॉइल्ड हो गया, हम बोलते हैं ना दूध फट गया, तो स्पॉइल्ड मतलब दूध सड़ गया, ख़राब हो गया। तो ड्यूरिंग समर, समर का सीज़न था, रिया के फादर थे, उन्होंने जो करी थी, मतलब जो वेजिटेबल थी या जो बची थी ग्रेवी वाली जो चीज़ें थी, करी थी, उसको फ्रिज में रख दिया, लेकिन मिल्क को बाहर ही छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने क्या देखा कि जो दूध था वो फट गया, मतलब स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है। ये चीज़ थी, ये हमारा केस था। अब ये क्वेश्चन क्या है, वाई डिड मिल्क स्पॉइल, मिल्क क्यों स्पॉइल हो गया। तो क्या लिखेंगे, मिल्क स्पॉइल होगा क्योंकि उसमें, क्यों वो दूध फट जाता है, क्योंकि उसमें एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिसमें लैक्टिक एसिड है, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो दूध फट जाएगा। तो एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड है, उस लैक्टिक एसिड की वजह से जो दूध है फट गया, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है उसमें डेवलप कर गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वाई डिड मिल्क स्पॉइल, तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ऑफ lactobacillus bacteria are developed. Okay, next question is how did fridge help the curry, मतलब करी क्यों नहीं ख़राब हुई फ्रिज में रखने पे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कि फ्रिज में रखने से क्या होता है, जो माइक्रोब्स का डेवलपमेंट होता है उनके प्रोसेस जो है तो स्लो हो जाते हैं, उनका जो ग्रोइंग का जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्पॉइल फूड। कौन कौन से 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, तो 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डेवलपमेंट होती है, एंड सेकेंड वन इज़ फंजाई, सेकेंड वन फंजाई, फर्स्ट बैक्टीरिया एंड सेकेंड फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, राइट 1 वे टू कीप मिल्क फ्रेश। मिल्क को फ्रेश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तो बेटा हम देखते हैं, मिल्क को या तो बॉयल कर दो तो वो नहीं फटता है, ठीक है, अदरवाइज़ उसको फ्रिज में रख दो, बॉयल करने के बाद भी ठंडा होने के बाद हम उसे फ्रिज में रखते हैं। तो 2 वेज़ यही हैं, ठीक है। 2 वेज़ क्या होंगे, बॉयल करेंगे मिल्क को तो भी दूध बच सकता है, बॉयल द मिल्क,
एंड कीप, ठंडा होने के बाद उसको फ्रिज में रख देंगे। कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर। सो बेटा नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस हैं, एवरी हैव कंटेन 3 मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन आस्किंग क्वेश्चंस एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन विद एग्जाम्पल। इसे पूछा है कि आस्किंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करो और जो इन्वेस्टिगेशन है उनको प्लान करो और एक एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे मान लो कोई भी कंडीशन आपको दी जा रही हो, ठीक है, क्वेश्चन आस्किंग का, जैसे व्हाई इज़ प्लांट विल्टिंग, विल्टिंग का क्या मतलब होता है, मुरझा क्यों गया, सूख क्यों गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आस्किंग क्वेश्चन में लिखेंगे इसका आंसर, व्हाई इज़ द प्लांट विल्टिंग, ये प्लांट क्यों मुरझा गया, ये प्लांट क्यों सूख गया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड है प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन विद एग्जांपल। तो एक एग्जांपल तो हमने ले लिया है प्लांट का कि प्लांट क्यों विल्ट हो गई हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे प्लान करेंगे, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिखेंगे इन्वेस्टिगेशन, ये हेडिंग होगा हमारा। फिर लिखेंगे डिसाइड हाउ मच वाटर एंड सनलाइट टू गिव एंड फॉर हाउ मेनी डेज, मतलब हमें कितने अमाउंट में पानी देना है, कितने दिन तक देना है, यह सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए, क्या कंडीशन था कि जो प्लांट था वो विल्ट हो गया, ठीक है, सनलाइट ज़्यादा मिल गई या प्लांट को पानी कितना देना है, कम था या ज़्यादा था, ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन मेडिसिन्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, और मेडिसिन में कैसे हेल्पफुल हैं। तो फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी मेडिसिन में कैसे हेल्पफुल होंगे, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक देते हैं, तो ये बनते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। टू प्रोड्यूस, दैट इज़ पेनिसिलिन, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, स्पेलिंग का भी बेटा ध्यान देंगे, ठीक है। टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। सेकंड बी पूछा है, दैट इज़ सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन हो गई हमारी, सीवेज ट्रीटमेंट देखना है, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। फिर इसमें लिखेंगे हेल्पफुल बैक्टीरिया ब्रेक, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, हेल्पफुल बैक्टीरिया ब्रेक डाउन वेस्ट। तो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, जो सीवेज वाटर के जितने भी वेस्ट होते हैं, वो हेल्पफुल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो वाटर होता है उसको क्लीन कर देते हैं, नॉट 100% बट वो क्लीन कर देते हैं, ठीक है, ओके। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन, एक्सप्लेन 3 हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ। तो पर्सनल हाइजीन क्या होती है बेटा, कि अपनी बॉडी को क्लीन करना और इतने सही से ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो बस इसका आंसर लिखेंगे, पर्सनल हाइजीन का आंसर लिखेंगे यहाँ पे कीपिंग आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी, हेल्दी। 3 हैबिट्स क्या होंगी बेटा, 3 हैबिट्स में लिखेंगे फर्स्ट 1 ब्रश टीथ ट्वाइस, सुबह भी ब्रश करेंगे और रात में सोने के पहले भी ब्रश करेंगे, ब्रश टीथ ट्वाइस।
2 बार ब्रश करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या, वॉश हैंड्स बिफोर मील्स, वॉश हैंड्स बिफोर मील्स, खाना खाने के पहले हाथ धुलना है, हैंड वॉश करना है। थर्ड क्या होगा बेटा, ड्रिंक क्लीन वाटर, ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पिएंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, बॉईल करके ठंडा करेंगे, उसके बाद उसको पी। सो बेटा लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन F, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है हमारे 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स का ये हो गया और एक हो गए हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट आर वैक्सीन्स, नेम 2 डिजीजेस प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन का पहले लिखेंगे, वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन्स लिखेंगे यहाँ पे, substances that give immunity against diseases, ठीक है बेटा। तो वैक्सीन्स क्या होती हैं, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, ऐसे वीक जर्म्स होते हैं जिनको इंसर्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप करती हैं और एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अगर ये डिज़ीज़ होने वाली हो तो वो ना हो पाए, ठीक है। तो वैक्सीन्स ये काम करती हैं। नेम 2 डिजीज़ प्रिवेंटेड, 2 डिजीज़ क्या हैं, तो नंबर 1 लिखेंगे बेटा पोलियो एंड सेकंड टीबी। तो फर्स्ट है हमारा पोलियो और सेकंड है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसकी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप बनाना है और उसको लेबल करना है। तो सिंपल ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में यहाँ 4 टाइप के रॉड लगे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इसका स्लाइड होती है जहाँ पे स्लाइड रखी जा रही है, ठीक है। तो ये है स्लाइड वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक। ये माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ठीक। ये लैंप है नीचे यहाँ पर और ये आई पीस है, मतलब जहाँ से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। ये देखा हमने, ये आर्म है इसकी जहाँ से ये सारी चीज़ सेट है, ठीक। ये फोकस व्हील है जहाँ से हमें सेट करते हैं कि ये वाली जो चीज़ ये नीचे आएगी, ये चीज़ नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो जाएंगी और ये है हमारा बेस, ठीक है, ये बेस है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द, या तो हम माइक्रोस्कोप वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दें और या फिर है कि ड्रॉ अवेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, मतलब या तो माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर बनाने हैं, 4, 5, 6 लेबलिंग कर देनी है, या एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना देना है यहाँ पे। तो एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम यहाँ ऐसे, suppose that this is animal cell and this is plant cell। इसको डबल लेयर कर देंगे, सेल वॉल भी हमें शो करनी है, ठीक है। ये हो गया इसका, ठीक। ये इसका लार्ज वैक्यूल हो गया है, ठीक। यहाँ पर ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, तो ये है हमारा एनिमल सेल और ये है हमारा प्लांट सेल, ठीक है। तो एनिमल प्लांट सेल है, ठीक। बीच में हमारा ये न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है बेटा। मैं इसके स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। सो बेटा ये एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, तो मैं ऐसे ही बना देंगे, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो हम चाहें तो साथ में भी लेबलिंग कर सकते हैं कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया भी एक है, या हम अलग अलग भी लेबलिंग कर सकते हैं कि इसको हम अलग बना दें एनिमल सेल को, और प्लांट सेल को अलग भी बना सकते हैं। तो देखेंगे बेटा सेल वॉल बस प्लांट में ही होती है, इसलिए सेल वॉल को यहाँ पर नहीं कराना है, टच नहीं कराओगे, ठीक है। सेल वॉल बस प्लांट सेल में होती है, तो सेल वॉल होगी। सेल मेम्ब्रेन बेटा बोथ में होगी, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों की होगी। न्यूक्लियस में भी दोनों में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। बस ये है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है कॉर्नर में चला जाता है, क्योंकि ये वैक्यूल जो होती हैं उनको पुश कर देती हैं, तो वो कॉर्नर की तरफ चली जाती हैं। एनिमल सेल में नियर अबाउट इन सेंटर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बेटा दैट इज़ हैविंग द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल बेटा बस प्लांट सेल में होगी, तो ये इसको हम बस इधर ही कराएंगे, इधर नहीं होगी ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल हो और प्लांट सेल है। वैक्यूल जो है ये इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, कि जो फूड और वेस्ट जो है वो स्टोर करते हैं यहाँ पे वैक्यूल में। तो याद रखेंगे कि वैक्यूल हमारा,
ठीक है। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल ये बस प्लांट सेल में करेंगे, और बाकी ये जितनी चीज़ें हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती। बेटा बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, क्लास 11th में, तो इसके लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के 4 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बेटा, तो हम देख लेंगे यहाँ पे। 4 कंपोनेंट इज़, फर्स्ट वन हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम अपने जो बैलेंस डाइट है उसमें हम रोटी भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, सब्जी भी ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सैलड ले रहे हैं, घी भी ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन प्रोटीन्स, थर्ड इज फैट, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ वन इज मिनरल्स। ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी कंट्रोल मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेस, गिव 4 पॉइंट्स। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो कहीं पे भी पानी नहीं कलेक्ट होने दे सकते हैं, क्योंकि अगर पानी कलेक्ट होगा, स्टैगनेंट वाटर होगा, स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, अगर बहुत दिन तक वही इकट्ठा होगा तो मे बी उसमें मॉस्किटो अपने लार्वा को, उसमें मॉस्किटो के लार्वा वहाँ पे डेवलप कर जाएं, ठीक है। तो वाटर कहीं कलेक्ट नहीं होने देना है, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, और अपने कूलर को रेगुलरली क्लीन करेंगे। बहुत दिन तक एक ही सेम कूलर का पानी नहीं यूज़ करेंगे। एक बार पूरा पानी को ख़त्म हो जाने के बाद 1-2 दिन के बाद उसको पूरा पानी खाली करना है, उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उसको फिर फिल करना है, और ऐसे ऑल्टरनेट मतलब 2-3 डेज़ पे हम उसके पानी को बदलते रहेंगे, ठीक है। और मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम भी लगा सकते हैं, जैसे ओडोमॉस है, ये सारी रेपेलेंट क्रीम हो सकती हैं, लोशन भी हो सकते हैं, ठीक है, स्प्रे भी हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा फर्स्ट क्या होगा, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट, लेट वाटर कलेक्ट। सेकेंड वन, यूज़ मॉस्किटो नेट्स, mosquito nets. C, clean cooler regularly, clean coolers regularly. D, use mosquito repellent cream या mosquito repellent, write down only repellent. Use mosquito repellent, REPELLENTS, एरोप्लेन्स, ठीक है। तो ये हमारा पेपर फिनिश हो गया, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या और भी इस टाइप के पेपर चाहिए हो किसी और सब्जेक्ट के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।